गोल्डन एज एक ऐसा टाइम पीरियड जहां सब स्टेबल हो, जिसमें कला और साहित्य अपने पीक पर हों, ट्रेड स्ट्रांग हो और पूरी सोसाइटी में एक बैलेंस हो। आपको पता है दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में भी एक ऐसा टाइम आया था जब इंडिया में ये सब था। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्ट्रक्चर्ड था, इकोनॉमी प्रॉस्परस थी और कल्चर रिफाइंड था। लोग इस पीरियड को आज गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। ब्रिटिशर्स के भारत को लूटने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और वही था गोल्डन एज। लेकिन गोल्डन एज इंडिया में आया कैसे? आइए आज इसी सवाल के जवाब के सफर पर चलते हैं और जानते हैं एक ऐसे एम्पायर के बारे में जिसने भारत को सोने की चिड़िया का टाइटल दिलवाया। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं। इंडिया के गोल्डन एज की शुरुआत एक छोटी सी फैमिली ने की थी, जिन्होंने भारत का पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप बदल दिया। ये है गुप्ता परिवार की कहानी, जिन्होंने भारत को दिया उसका गोल्डन एज। 3rd सेंचुरी सीई का भारत पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड था। मौर्यन एम्पायर बिल्कुल खत्म हो चुका था और कुशानास का इन्फ्लुएंस नॉर्थ वेस्ट में था, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर कोई एक डोमिनेंट पावर नहीं थी। इसी सब के बीच गुप्ता परिवार इमर्ज होता है। गुप्ता डायनेस्टी से सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है श्री गुप्ता। इनको गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। श्री गुप्ता ने एक छोटे से रीजन पर रूल किया था, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मगध और उसके आसपास के गंगा प्लेन्स शामिल थे। श्री गुप्ता जी को महाराजा का टाइटल दिया गया और उनके बाद गुप्ता परिवार से आए घटोत्कच और उन्होंने भी महाराजा का टाइटल कंटिन्यू किया। देखा जाए तो श्री गुप्ता और घटोत्कच इन दोनों रूलर्स ने एम्पायर एक्सपैंड नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक स्टेबल बेस क्रिएट किया और कभी-कभी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए फाउंडेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तो तब स्टार्ट हुआ जब चंद्रगुप्ता I आए, एंड दैट इज अराउंड 319-320 CE। उन्होंने महाराजा के टाइटल के बजाय महाराजा धिराज का टाइटल अडॉप्ट किया, जिसका मतलब है किंग ऑफ किंग्स। ये टाइटल सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, ये एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन था कि गुप्ता पावर एक्सपैंड हो चुकी है। चंद्रगुप्ता I ने सिर्फ वॉर्स के थ्रू अपनी पावर नहीं बढ़ाई, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन लिया, जिसमें उन्होंने लिच्छवी क्लैन की प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की। लिच्छवी लोग उस टाइम नॉर्थ इंडिया में काफी इन्फ्लुएंशियल थे। इस मैरिज अलायंस की वजह से गुप्ता रूलर्स को पॉलिटिकल सपोर्ट, प्रेस्टीज और टेरिटरी दोनों मिले। इसी अलायंस को सेलिब्रेट करने के लिए चंद्रगुप्ता I ने गोल्ड कॉइन्स मिंट करवाए, जिसमें उनका और कुमार देवी दोनों का नाम और इमेज थी। ये एक पावरफुल पॉलिटिकल अलायंस थी, जिससे गुप्ता पावर काफी स्ट्रांग हो गई। इसी पीरियड को गुप्ता एरा की शुरुआत माना जाता है। चंद्रगुप्ता I के बाद आते हैं समुद्रगुप्ता। अगर गुप्ता एम्पायर को ट्रूली इंपीरियल शेप किसी ने दिया तो वो समुद्रगुप्ता थे। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो उनके कोर्ट पोएट हरिसेना ने लिखा था, समुद्रगुप्ता के मिलिट्री कैंपेन्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताता है। इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग समुद्रगुप्ता ने नॉर्थ इंडिया के कई रूलर्स को डिफीट किया और उनकी टेरिटरीज को डायरेक्टली एनेक्स कर लिया। और अगर बात करें सदर्न कैंपेन की, तो वहां समुद्रगुप्ता ने अलग स्ट्रैटेजी यूज की। उन्होंने कुछ राजाओं को तो युद्ध में हरा दिया, लेकिन उनकी गद्दी नहीं छीनी। उन्हें फिर से राजा बनने दिया, बस शर्त यह थी कि वो सारे राजा गुप्ता सम्राट को मानेंगे और उन्हें ट्रिब्यूट देंगे। इस तरह गुप्ता सम्राट का कंट्रोल भी बना रहा और उन्हें डायरेक्टली उन जगहों को रूल भी नहीं करना पड़ा। ये स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल थी और काफी स्मार्ट मूव था। इतने बड़े टेरिटरी को डायरेक्टली रूल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए कहीं एनेक्सेशन, कहीं ट्रिब्यूट सिस्टम। बस इसी अप्रोच ने गुप्ता एम्पायर को वास्ट बनाया और साथ ही साथ मैनेजेबल भी रखा। समुद्रगुप्ता सिर्फ एक महान वॉरियर ही नहीं थे। उनके कुछ कॉइन्स में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो इस बात का प्रूफ है कि वो कला और संगीत को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते थे। इसलिए उन्हें एक लर्नेड और कल्चर्ड रूलर माना जाता है। उनके लीडरशिप में गुप्ता एम्पायर की पावर, प्रेस्टीज और रेपुटेशन पूरे भारत में काफी बढ़ गई। उनके बाद आते हैं चंद्रगुप्ता II, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्ता II समुद्रगुप्ता के बाद गुप्ता एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक बने। उनका रेन जनरली गुप्ता एम्पायर का पीक माना जाता है, क्योंकि इसी पीरियड में एम्पायर ने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल डेवलपमेंट तीनों में बहुत प्रोग्रेस की। समुद्रगुप्ता ने एम्पायर को एक्सपैंड किया था, लेकिन चंद्रगुप्ता II ने उस एक्सपेंशन को और स्ट्रांग और स्टेबल बनाया।
उनकी सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मिलिट्री स्पेस में थी, जिसमें उन्होंने वेस्टर्न क्षत्रपास को डिफीट किया। वेस्टर्न क्षत्रपास एक पावरफुल रूलिंग ग्रुप था जो वेस्टर्न इंडिया के रीजन्स जैसे गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र पर रूल कर रहा था। चंद्रगुप्ता II ने उन्हें हराकर इन रीजन्स को गुप्ता एम्पायर में इंक्लूड कर लिया। ये विक्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट थी क्योंकि ये रीजन सिर्फ पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं थे, बल्कि इकोनॉमिक और कमर्शियल सेंटर्स भी थे। गुजरात और वेस्टर्न कोस्टल रीजन से इंटरनेशनल ट्रेड होता था, स्पेशली अरेबियन सी के थ्रू। इन रीजन्स को कंट्रोल करने का मतलब था ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल और एम्पायर की इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाना। इस एक्सपेंशन के बाद गुप्ता एम्पायर का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न इंडिया तक पहुंच गया। इसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से उज्जैन को एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और सेकंड कैपिटल के रूप में डेवलप किया गया। उज्जैन उस टाइम एक मेजर कमर्शियल सिटी थी और वेस्टर्न ट्रेड रूट्स के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था। यहाँ से वेस्टर्न इंडिया के ट्रेड नेटवर्क्स और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता था। इसी सब के बीच एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर फाहीन भी इंडिया आए और उन्होंने अपनी राइटिंग्स में गुप्ता एम्पायर की स्टेबिलिटी और गवर्नेंस का डिस्क्रिप्शन दिया है। उनके अकाउंट्स के अकॉर्डिंग गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में लोग जनरली पीसफुल लाइफ जी रहे थे, रोड सेफ थे और सोसाइटी वेल ऑर्गेनाइज थी। एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी स्ट्रक्चर्ड था। एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। इनके हेड उप्रेका होते थे। प्रोविंसेस को फर्दर विषयास यानी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिशियल्स रेवेन्यू कलेक्शन और गवर्नेंस मैनेज करते थे। विलेज लेवल पर भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता था। इकोनॉमी की बैकबोन एग्रीकल्चर था और लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट का प्राइमरी सोर्स था। ट्रेड भी एक्टिव था, स्पेशली वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स के थ्रू। इस पीरियड में कॉइन्स का वाइड सर्कुलेशन हुआ, स्पेशली गोल्ड कॉइन्स, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का साइन माना जाता है। सोसाइटी में वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था, जिसमें ब्राह्मणास को रिस्पेक्ट मिलती थी। रिलीजियस लाइफ भी काफी एक्टिव थी। गुप्ता रूलर्स जनरली वैष्णविज्म फॉलो करते थे, लेकिन इसी के साथ यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस भी थी, क्योंकि उस टाइम के लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म भी प्रैक्टिस कर रहे थे। कल्चरल डेवलपमेंट गुप्ता पीरियड का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट माना जाता है। इस टाइम संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश हुआ। ग्रेट पोएट कालिदास को इसी पीरियड से एसोसिएट किया जाता है। आर्किटेक्चर में अर्ली टेम्पल स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए। स्कल्पचर्स रिफाइंड और प्रोपोर्शनेट थे, और यही रीजन है कि हिस्टोरियंस गुप्ता पीरियड को क्लासिकल इंडियन आर्ट का इंपॉर्टेंट फेज मानते हैं। इन्हीं सब वजहों से बहुत से हिस्टोरियंस चंद्रगुप्ता II के पीरियड को गुप्ता गोल्डन एज का सेंट्रल फेज भी मानते हैं। चंद्रगुप्ता II के बाद गुप्ता एम्पायर का रूल कुमारगुप्ता I के पास आया। कुमारगुप्ता I जी का रेन जनरली स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का पीरियड माना जाता है। उन्होंने एम्पायर को मेंटेन किया और एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल रखा। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन इसी पीरियड में हुई थी। लेकिन टाइम के साथ साथ कुमारगुप्ता के रेन के लास्ट ईयर्स में कुछ चैलेंजेस भी अपीयर होने लगे थे। उनके बाद गुप्ता एम्पायर का रूल स्कंदगुप्ता जी के पास आया। स्कंदगुप्ता को भी काफी सीरियस चैलेंजेस फेस करने पड़े। सबसे बड़ा थ्रेट था हुनास का इन्वेजन। हुनास एक पावरफुल सेंट्रल एशियन ग्रुप था जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया पर अटैक कर रहा था। स्कंदगुप्ता ने इनिशियली हुनास को सक्सेसफुली डिफीट और रिपेल किया, लेकिन कंटिन्यूस वॉर्स ने एम्पायर के रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर दिया। मिलिट्री कैंपेन्स और डिफेंस पर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ। इससे इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ने लगा, एंड इसी पीरियड के बाद ग्रेजुअली गुप्ता एम्पायर की स्ट्रेंथ वीकन होने लगी। लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल इन्वेजन ही गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन का रीजन नहीं थे। टाइम के साथ साथ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होने लगे थे। गुप्ता रूलर्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, टेम्पल्स और ब्राह्मणास को लैंड ग्रांट्स देने लगे थे। ये ग्रांट्स जनरली टैक्स फ्री लैंड्स होते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो लैंड पहले गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करता था, वो ग्रेजुअली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल में चला गया। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम होने लगी। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम डेवलप हुई। एम्पायर के प्रोविंसेस में जो रीजनल गवर्नर्स और फ्यूडिटरीज थे, वो धीरे धीरे ज्यादा पावरफुल होने लगे। जैसे जैसे सेंट्रल पावर वीक होने लगी, वैसे वैसे ये रीजनल रूलर्स अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने लगे। कई प्रोविंसेस प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट किंगडम्स की तरह बिहेव करने लगे। इसी पीरियड में मालवा के रूलर यशोधर्मन ने भी गुप्ता अथॉरिटी को चैलेंज किया। इस तरह ग्रेजुअली गुप्ता एम्पायर फ्रैगमेंट होने लगा। 6th सेंचुरी के मिड तक गुप्ता एम्पायर की पॉलिटिकल पावर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुकी थी। हिस्टोरियंस जनरली विष्णु गुप्ता को गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट नोन रूलर मानते हैं। उनके बाद गुप्ता एम्पायर इफेक्टिवली कोलैप्स हो गया और इंडिया एक बार फिर से मल्टीपल रीजनल किंगडम्स में डिवाइड हो गया। लेकिन डिक्लाइन के बाद भी गुप्ता लेगेसी खत्म नहीं हुई।
इस लेगेसी ने इंडियन आर्ट, लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल थॉट पर डीप इम्पैक्ट छोड़ा। इसीलिए हिस्टोरियंस इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। एक छोटे से रीजनल महाराजा से शुरू हुआ ये सफर महाराजाधिराज तक पहुंचा। फिर पावरफुल कॉन्करर किंग्स आए, स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन बना, संस्कृत लिटरेचर और क्लासिकल आर्ट अपने पीक पर पहुंची, और फिर वक्त ने अपना दूसरा रूप दिखाया, इन्वेजन्स, इकोनॉमिक प्रेशर और इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री का सच ये है, एम्पायर्स खत्म हो सकते हैं लेकिन उनकी लेगेसी कभी खत्म नहीं होती। गुप्ता रूलर्स का नाम शायद आज पॉलिटिकल मैप्स पर ना हो, लेकिन उनका इम्पैक्ट आज भी इंडिया की कल्चर, नॉलेज पर सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी में जिंदा है। और शायद इसीलिए हिस्ट्री हमें एक पावरफुल लेसन देती है कि पावर टेम्पररी होती है, लेकिन नॉलेज, कल्चर और आइडियाज टाइमलेस होते हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से गुप्ता एम्पायर का सबसे इम्पैक्टफुल रूलर कौन था और क्यों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला हिस्टोरिकल डीप डाइव और भी पावरफुल होगा। हिस्ट्री बस पास्ट का रिकॉर्ड नहीं है, ये उन सब लोगों की कहानी है जिन्होंने दुनिया को शेप दिया, और उनकी कहानियों में ही आज की जिंदगी के सबसे बड़े लेसन्स छुपे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।